नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ करेंगे जो कि उत्तराखंड से है, जहां पर उत्तराखंड के नए सीएम तीरथ सिंह रावत होने वाले हैं। राजभवन जाएंगे तीरथ सिंह रावत। यह बड़ा अपडेट आपको हम सबसे पहले प्राइम न्यूज पर दे रहे हैं, जहां पर राजभवन तीरथ सिंह रावत जाएंगे और थोड़ी ही देर में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात भी करेंगे। तो बड़ा अपडेट आपको हम प्राइम न्यूज पर दे रहे हैं, जहां पर शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह भी आज होना है और शाम 4 बजे मुख्यमंत्री पद की गोपनीयता और पद की शपथ लेंगे। 6 मंत्री भी आज उनके साथ शपथ ले सकते हैं। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम भी इस बार शपथ ले सकते हैं। नई जिम्मेदारी किसी को दी जा सकती है और राजभवन जाएंगे। थोड़ी ही देर में तीरथ सिंह रावत और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात करेंगे। शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा और यह भी कहा जा रहा है कि 6 मंत्री भी आज शपथ ले सकते हैं। तो ये बड़ा अपडेट आपको हम सबसे पहले प्राइम न्यूज पर दे रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बनाए गए हैं। राजभवन जाएंगे तीरथ सिंह रावत, थोड़ी ही देर में राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। और आपको बताएं कि तीरथ सिंह रावत का राजनीतिक सफर क्या है। गढ़वाल से सांसद है इस समय तीरथ सिंह रावत, साथ ही बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं तीरथ सिंह रावत। साल 2000 में नवगठित उत्तराखंड के पहले शिक्षा मंत्री का दायित्व इन्होंने निभाया था। 2012 से 17 में चौबट्टा खाल से विधायक रहे थे और इसके बाद से फरवरी 2013 से दिसंबर 2015 तक उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष भी थे। साथ ही पढ़ाई के बाद ये संघ से जुड़े रहे। 1983 से 88 तक लगभग 5 साल ये संघ के प्रचारक रहे और गढ़वाल से सांसद हैं तीरथ सिंह रावत इस समय मौजूदा। और इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र पेटवाल जुड़े हुए हैं। तो जितेंद्र, जिस तरह से बड़ी जिम्मेदारी तीरथ सिंह रावत को दी गई है, आज शाम को शपथ ग्रहण समारोह होगा, इसके बाद क्या कुछ बदलने वाला है उत्तराखंड में? जी, अगर देखें तो काफी लंबी चौड़ी गहमागहमी के बाद एक ऐसा नाम केंद्र ने आगे रखा जो एक निर्विरोध और निर्विवाद नाम पहले से जाना जाता है। तीरथ सिंह रावत की बात करें तो तीरथ सिंह रावत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भाजपा से जुड़े हुए हैं और भाजपा के विभिन्न संगठन के विभिन्न पदों पर वो रहे हैं। महामंत्री रहे हैं, प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। उसके बाद वो केंद्र में राष्ट्रीय सचिव भी भाजपा संगठन के रहे हैं। वर्तमान में सांसद है पौड़ी गढ़वाल से और काफी लंबा चौड़ा अनुभव उनका बीजेपी संगठन और सरकार के तालमेल में है। पहले भी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां वो निभा चुके हैं और सबसे बड़ी बात जो है वो सौम्य स्वभाव के धनी हैं और बहुत सीधे और सरल स्वभाव के हैं। तो प्रदेश में उनकी एक अच्छी खासी छवि है और केंद्र ने भी यही सोचकर उन पर निर्णय लिया होगा कि वो एक निर्विवाद छवि के हैं, सबको साथ लेकर चलने वाले हैं, शांत स्वभाव के व्यक्तित्व है। तो देखते हैं, हालांकि उनके लिए चुनौती भरा सफर रहेगा क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड में गुटबाजी है, अलग अलग धड़े हैं, गढ़वाल और कुमाऊं के, ठाकुर ब्राह्मण का समीकरण है, ये सब चीजों को पार पाना उनके लिए चुनौती होगा। और मुख्य रूप से जो 2022 आगामी चुनाव है उसमें बीजेपी की नैया कैसे पार होगी वो भी उनके लिए महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी कि उसमें वो कैसे अपने आप को साबित कर पाते हैं, आगे भी बरकरार रह पाते हैं या इनका सफर यहीं तक सीमित रहेगा। ये भी सब आगे देखने वाली बात होगी। और खासतौर पर अगर शपथ ग्रहण की बात करें तो आज तीरथ सिंह के साथ सूत्रों के हवाले से ये माना जा रहा है कि लगभग 6 मंत्री और शपथ लेंगे। तो क्या जितेंद्र, ये भी एक यहाँ पर अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस बार मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री भी शपथ ले सकते हैं? जी, हालांकि ये कयासबाजी है अभी और इसमें अभी एकदम मुहर नहीं लगाई जा सकती है क्योंकि ऐसी कोई घोषणा अभी तक न संगठन के लोगों ने कोई ऐसी जानकारी दी है, न सरकार में जो फिलहाल दायित्व निभा रहे हैं उन्होंने कोई जानकारी दी है। हमने पूछने की कोशिश भी की थी लेकिन किसी ने इस बात पे मुहर नहीं लगाई है। लेकिन मीडिया में ये हलचल है कि इस बार उत्तराखंड को उप मुख्यमंत्री भी मिल सकता है। और खासतौर पे एक बात अगर देखने को मिली तो वो इस बार ये देखने को मिली कि सतपाल महाराज आज भी नाराज दिखे और सबसे पहले बैठक से निकलने वाले सतपाल महाराज ही थे। जी, तो यहाँ पर जितेंद्र देखिए, आपने ये बहुत जरूरी बात यहाँ पर बोली है कि सतपाल महाराज नाराज दिखे। धन सिंह रावत का भी नाम आगे चल रहा था, सतपाल महाराज का भी नाम आगे चल रहा था। तो अब इनको साधने के लिए बीजेपी में किस तरह की कोशिश होगी, क्योंकि देखिए जनाधार सबसे ज्यादा जरूरी है इस समय? जी, जनाधार की बात करें तो जनाधार के मामले में सतपाल महाराज भी अपने आप में काफी आगे है। तीरथ सिंह भी अपने आप में आगे है। हर नेता का अपना अपना एक जनाधार होता है लेकिन खासतौर पे बात ये रही कि आज का जो माहौल है, पूरे देश का परिवेश अगर देखें तो पूरे देश में एक मोदी के नाम पे बीजेपी फ्रंट फुट में बैटिंग कर रही है। खासतौर पे जो मुख्य जनाधार नेताओं का है वो मायने नहीं रखता है। इस दौरान जो
एक समीकरण बना हुआ है कि मोदी लहर चल रही है, वो अभी भी शायद बरकरार है और आगामी चुनावों में भी रहेगी। तो जनाधार तो अपना व्यक्तिगत जनाधार तो होता ही है, पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी बीजेपी है, उसका अपना कैडर का भी होता है, बूथ लेवल तक उसका मैनेजमेंट रहता है, उसका भी फायदा मिलता है। लेकिन जिस तरीके का घमासान अभी फिलहाल बीजेपी के अंदर है, जो आज भी देखने को मिला, जब बैठक चल रही थी तो सबसे पहले सतपाल महाराज बैठक से बाहर आ गए, तो जाहिर सी बात है नाराजगी अभी भी बरकरार है। हमने उनसे पूछने की कोशिश भी की तो उन्होंने कहा कि जो केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय ले लिया है वो ले लिया है, और एकदम इतना कहते हुए वो निकल लिए। कोई बाइट भी उन्होंने मीडिया को नहीं दी। तो ऐसे में ये देखा जा सकता है कि अभी भी जो तीरथ सिंह रावत है उनके लिए भी और बीजेपी के लिए भी चुनौती बरकरार है कि किस तरीके से इस नाराजगी को दूर कर पाते हैं, इस गुटबाजी को दूर कर पाते हैं। कई विधायकों की, हालांकि तीरथ सिंह रावत एक ऐसे व्यक्तित्व है कि उनसे कोई नाराज नहीं हो सकता, जो उनका अपना व्यक्तिगत स्वभाव है, उससे कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन महत्वाकांक्षाएं हर किसी की होती हैं, और वो महत्वाकांक्षाएं कहीं उनकी सौम्यता पे भारी ना पड़ जाए, ये आगे थोड़ा सा चिंता का विषय है। तो जिस तरह से लगातार कांग्रेस का दावा है, आम आदमी पार्टी का दावा है कि चेहरा बदला है, लेकिन चुनौतियां बीजेपी के अंदर अभी भी वही हैं, तो ये चीजें कहीं ना कहीं अभी हैं उत्तराखंड में। जी, चुनौतियां तो भरपूर हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं। अभी तो सत्ता पक्ष को, विपक्ष को ये भी जवाब देना होगा कि अगर उनका मुख्यमंत्री कर्मशील मुख्यमंत्री था, निर्विवाद मुख्यमंत्री था और जीरो टॉलरेंस की उनकी सरकार थी, तो ऐसी कौन सी नौबत आन पड़ी कि आपको एक साल पहले अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। सबसे बड़ा सवाल उनके सामने ये है। और अगर दूसरे मुख्यमंत्री लाए हैं तो वो क्या कर लेंगे जो पहला मुख्यमंत्री नहीं कर पाया, ये भी एक सवाल रहेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो चुनौतियां तो दिनों दिन बढ़ेंगी, शासन संगठन की भी बढ़ेंगी, तो विपक्ष की तरफ से भी उनको चुनौतियां मिलती रहेंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जितेंद्र, और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो हम आपको लगातार ये बड़ा अपडेट बता रहे हैं कि थोड़ी देर में राज्यपाल से तीरथ सिंह रावत मुलाकात करेंगे और शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है। मुख्यमंत्री पद की गोपनीयता की वो शपथ लेंगे और इसके बाद उत्तराखंड के नए सीएम के रूप में वो काम करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी उनको शुभकामनाएं दी हैं, रमेश पोखरियाल निशंक भी आपको दिख रहे होंगे और रमन सिंह भी वहां पर मौजूद थे। तो आपको एक बार बता देते हैं कि तीरथ सिंह रावत का राजनीतिक सफर क्या रहा। गढ़वाल से वो इस समय सांसद हैं, बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं तीरथ सिंह रावत, ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। और साथ ही साल 2000 में नवगठित उत्तराखंड के पहले शिक्षा मंत्री बनाए गए थे और बखूबी इन्होंने अपने दायित्व को निभाया था। 2012 से 17 के दौरान चौबट्टा खाल से ये विधायक रहे और विधायक के तौर पर अपनी निर्विवाद भूमिका इन्होंने निभाई। फरवरी 2013 से दिसंबर 2015 तक उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे और पढ़ाई के बाद इस संघ से जुड़े रहे। 1983 से 88 के बीच में संघ के प्रचारक के रूप में लगातार संघ में काम करते रहे और इसके बाद वो छात्र जीवन में भी तमाम छात्र संगठनों से जुड़े रहे और अपने विश्वविद्यालय से वो अध्यक्ष भी रहे। इसके बाद 1997 में एमएलसी भी चुने गए उत्तर प्रदेश से, लेकिन जब सन 2000 में उत्तराखंड एक अलग राज्य बना तो वहां पर पहले शिक्षा मंत्री बनाए गए थे और इसके बाद से लगातार उनका राजनीतिक सफर जारी रहा। 12 से 17 के दौरान चौबट्टा खाल से विधायक बने और अभी मौजूदा में एक सांसद की भूमिका में हैं। वहीं फरवरी 2013 से 2015 तक वो लगातार बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे और पढ़ाई के बाद भी संघ से जुड़े रहे। तो एक लंबा अनुभव है एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में और गढ़वाल इनकी जन्मस्थली भी है, इसलिए लोगों से इनका सीधा जुड़ाव भी है। लोग इनको पसंद भी करते हैं, पार्टी के अंदर भी इनका विरोध अब तक नहीं हुआ है। लोग जो विधायक हैं वो भी इनको पसंद करते हैं, जो मौजूदा मंत्री हैं उनकी भी पसंद है ये। तो जो विवाद की स्थिति लगातार बनी हुई थी वो विवाद तो कहीं ना कहीं अब शांत हो जाएगा। इसके बारे में लेकर बीजेपी का केंद्रीय संगठन और प्रदेश संगठन पूरी तरह से आश्वस्त है। जो चुनौती होगी वो ये होगी कि अगले 7 से 8 महीने में ऐसा क्या करिश्मा ये दिखाएंगे जिसके चलते वो तमाम जो सवाल थे जो जनता के मन में है, विधायकों के मन में है, जनप्रतिनिधियों के मन में है, उनको शांत कर पाएं और फिर से अपने आप को एक मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर पाएं। क्योंकि 2022 में अभी मुख्यमंत्री पार्टी की तरफ से बनाए गए, जब जनता इनके नाम पर मुहर लगाएगी, ये चुनौती कहीं ना कहीं तीरथ सिंह रावत के सामने अभी लगातार बरकरार रहेगी चुनाव होने तक। जनता अगर इनके कामों से खुश होती है, अगर ये किसी तरह से संतुलन बना पाते हैं, तो फिर से जब इनके नाम पर मुहर लग जाएगी तो ये बड़ी उपलब्धि तीरथ सिंह रावत की होगी कि जनता द्वारा एक मुख्यमंत्री के रूप में चुन लिया जाना। और आपको हम लगातार बता रहे हैं कि तीरथ सिंह रावत थोड़ी देर में राज्यपाल से भी मुलाकात करेंगे और शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जो आपको प्राइम न्यूज दिखाएगा। और प्राइम न्यूज आपको लगातार इस खबर पर अपडेट करता रहा है। पल पल हमने ही आपको सबसे पहले बताया था कि मुख्यमंत्री का चेहरा उत्तराखंड में बदलने जा रहा है। हालांकि तमाम बीजेपी के प्रवक्ताओं ने इस बात को सिरे से उस वक्त नकारा था। प्राइम न्यूज पर लगातार कहा जा रहा था कि ऐसा कुछ नहीं, नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा, चीजें ठीक है। लेकिन जिस तरह से प्राइम न्यूज ने आपसे वादा किया था
वो खबर बिल्कुल सटीक साबित हुई। नेतृत्व में परिवर्तन भी हुआ, त्रिवेंद्र सिंह रावत का चेहरा भी बदला गया। उनकी जगह पर तीरथ सिंह रावत को अब मुख्यमंत्री बनाया गया है और शाम 4 बजे वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इसी बीच में तीरथ सिंह रावत ने बयान भी दिया। इन्होंने कहा कि केंद्रीय संगठन ने जिस तरह का भरोसा उन पर किया है वो उस भरोसे पर कामयाब उतरेंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं उत्तराखंड प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाऊंगा, ये मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है। ये बात कहते हुए वो थोड़े से भावुक भी दिखाई दिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक कार्यकर्ता के तौर पर, एक संघ के प्रचारक के तौर पर इन्होंने अपने जीवन में राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी और आज किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि किसी प्रदेश का मुखिया बनना, इससे बड़ी उपलब्धि किसी राजनेता के लिए फिलहाल हो नहीं सकती है। तो ये बोलते हुए वो भावुक भी हुए और साथ ही उन्होंने अपने केंद्रीय संगठन, अपने तमाम सहयोगी मित्रों को और साथ ही त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी उन्होंने धन्यवाद किया। उन्होंने बोला कि बीजेपी हमारे लिए एक परिवार की तरह है, हम एक पार्टी की तरह काम नहीं करते हैं। इसीलिए उन्होंने ये कहने में देर नहीं लगाई कि त्रिवेंद्र सिंह रावत मेरे लिए बड़े भाई जैसे हैं। यह संकेत साफ है कि किसी तरह का मनमुटाव नहीं है। वहीं टिहरी कलेक्ट्रेट सभागार में मासिक बैठक भी हुई और समीक्षा के दौरान यहां पर जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने राजस्व पटवारी चौकियों की स्थिति, पेयजल और विद्युत की उपलब्धता के लिए सभी उप जिलाधिकारियों से रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। वहीं खंड विकास अधिकारियों को राष्ट्रीय एवं राज्य खाद्य सुरक्षा के विषयों को लेकर भी बात करने के लिए कहा है। और कलेक्ट्रेट सभागार में मासिक बैठक हुई है, जिसमें यहां पर तमाम निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। आपको बताएं कि डीएम समेत कई अधिकारी भी यहां पर मौजूद रहे और योजनाओं के राशन कार्डों का 15 मार्च तक भौतिक सत्यापन पूरा करते हुए जिला विकास अधिकारी को रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। तो टिहरी से हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर कलेक्ट्रेट सभागार में एक मासिक बैठक हुई है। इसमें डीएम समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे और इसमें तमाम अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि जो राशन कार्ड से संबंधित कार्य हैं उनको आप पूरा कर लें और 15 मार्च के लिए इसमें कहा गया है कि इससे संबंधित जो भी रिपोर्ट हों, जो भी आख्याएं हों, वो आप डीएम के सामने प्रस्तुत किए ताकि समय से जनता को तमाम योजनाओं का लाभ मिल सके। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज ने कोरोना के बीच हो रहे कुंभ को लेकर अपनी राय दी है। इस बीच उन्होंने कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं से अपने और अपने परिवार को कोविड से बचाव के नियमों का पालन करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड का साया इस वक्त मंडरा रहा है, ऐसे में सरकार ने कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एसओपी जारी की है। वहीं साधु संत भी कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं से मास्क और 2 गज की दूरी जैसे नियमों के पालन की अपील कर रहे हैं। हमें कुंभ में ध्यान रखना है, कुंभ हमें कोरोना मुक्त रखना है। कुंभ में आने वाले जो यात्री हैं वो सभी यात्री कैसे भी कोरोना मुक्त हों और कैसे हमारी भारतीय संस्कृति में हमारे द्वारा कोई क्षति किसी का ना हो, कोई नुकसान ना हो। आज आप देख रहे होंगे कि जितने भी बड़े से बड़े कार्यक्रम हैं वो सब वर्चुअल हो रहे हैं, सब लाइव हो रहे हैं। कहीं न कहीं कोई भी कार्यक्रम प्रैक्टिकल नहीं है, कोई भी कार्यक्रम थ्योरिकल नहीं हो रहा है, सारे कार्यक्रम वर्चुअल हो रहे हैं। कुंभ में आने वाले जो लोग हैं वो निसंदेह मास्क का ध्यान रखें और मास्क से आपका स्वास्थ्य स्वस्थ रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, आप पड़ोसियों को भी, अपने साथियों को भी, अपने साथ रहने वाले लोगों को भी स्वस्थ रख सकते हैं। उत्तराखंड सरकार के गाइडलाइंस और कोरोना तो यहां पर इन्होंने बताया कि साधु संत भी लगातार अपील कर रहे हैं और कोरोना के बीच में कुंभ का आयोजन हो रहा है, लेकिन हम सभी को ध्यान रखना है कि हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार ये कुंभ आयोजित होता है, भव्य होगा, लेकिन कोविड गाइडलाइन को मानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ताकि आपके परिवार भी सुरक्षित रहें और जो सनातनी परंपरा है उसको भी संरक्षित रखा जा सके। वहीं रुद्रपुर में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने नाबालिग से देह व्यापार कराने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की टीम को खबर मिली थी शहर में अवैध रूप से जिस्म फरोशी का धंधा किया जा रहा है, जिसके बाद टीम ने मामले में एक्शन लिया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की जांच पड़ताल कर रही है। कल एक सूचना आई थी जो शांति विहार का मामला था, जिसमें ये सूचना थी कि एक नाबालिग बच्ची
के साथ कुछ गलत कार्य कराया जा रहा है। तो इसमें हमारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिक की टीम और कोतवाल रुद्रपुर मेरे नेतृत्व में हमने दबिश दी गई और घर के अंदर चेक किया गया। तो इसमें लड़की के साथ गलत काम करते हुए पाया गया। तो इसमें जिसके द्वारा गलत कार्य कराया जा रहा था और जिसके द्वारा किया जा रहा था, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और आगे न्यायिक हिरासत के लिए उनको भेजा जा रहा है। तो नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई, जहां पर अब पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसमें 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, उनके बयान भी दर्ज किए गए हैं और अब मुकदमा पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।